हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 25। ये चैप्टर बायोलॉजी का है, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे 11वीं क्लास के हों, चाहे +2 हो, जिनके सीबीएसई एनसीईआरटी हो, ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड को, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट और भी होगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाई जाएगी और जो है स्क्रीन पे दिखाई भी जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको नोट्स करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। फूड वेब। फूड वेब, there is a web in the nature of food chain are not be isolated or sequence, but they are interconnected with one another. A network of the food chain which are interconnected at a various tropical level of the food chain to be form a number of feeding connection is called a food web. In a food webs on a tropical level may be connected to more than one food chain. A snake can be feed on frog and rat or any other small rodent. In the figures given below, the sunfish and the consumer zooplanktons as well as bloodworms. So here show this diagram. There is the come to the radiation as a simple food web is a pond's ecosystem. There is a come to radiation. There is a phytoplankton is goes based to bloodworms, and there goes to sunfish and the wasp man and the predactions diprotums and the zoo plantogoton. There is a most important for the show in this are the food web. Food web is the mainly meanings of a spider web. The spider web is here is a food web. They're same to the each other. अगर देखा जाए तो प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक प्रतिकृत अनुक्रम नहीं है, वरन एक दूसरे से जुड़ी भी है। खाद्य श्रृंखलाओं का एक ऐसा तंत्र जो खाद्य श्रृंखलाओं के विभिन्न पोषक सतह पर परस्पर जुड़े रहते हैं और कई अंश संबंधों का निर्माण भी करते हैं, उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात क्लियर किया गया है कि असन संबंध यानी एक दूसरे से जुड़े होना, जैसे कि मैंने भी बताया था कि मकड़ी की जाल की तरह होते हैं। एक खाद्य जाल में एक पोषक सतह एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े हो सकते हैं, जैसे एक सांप, एक मेढक, चूहा किसी अन्य जो है कृतक रोडेट का भक्षण कर सकता है। नीचे दिए चित्र में जो है सनफिश जंतु लवक और रक्त कुंभी के अपना आहार बना सकता है। इस विषय में जो है फ्लोमेटिक डायग्राम दिखाया गया है। कहते हैं अगर ऊपर से अगर सौर एनर्जी लिया जाता है तो तालाब के पारितंत्र के सामान्य श्रृंखला जाल यहाँ दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि पादप लवक है, प्राणी लवक है, ठीक है, इसमें रक्त कुंभी है, सनफिश है, वाशा है, मानव है, स्थलीय कीट है, व्यक्ष कीट है, ठीक है, डिफ्रेशियस है, डिफ्रो प्राणी है और व्यक्ष कीट में बदला हुआ है। तो कहते हैं कि अगर देखा जाए तो जो तालाब का इकोसिस्टम होता है कई मानने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक दूसरे से कई जीव जो होते हैं अटैच होते हैं और अपना भोजन जो है ग्रहण करते रहते हैं। तो जो है तालाब को सबसे अच्छा पारितंत्र माना जा सकता है। So our next topic is energy flow through on ecosystem. The energy flow through on ecosystem. The energy enter into the ecosystem in the form of solar radiation and converted into a food is a plant biomass by their producer. The food stored by the plants and their biomass is a method is a chemical form of energy from the producer. This is the chemically from our energy passes through the various tropical level in the food chain
And this process is transfer of energy through the various tropical level of the food chain is known as the flow of energy. There is the most important here, the flow of energy. All the function of the ecosystem depend on the flow of energy through it. There is a figure, is a box represent the tropical level and the pipes depth of the energy flow in a out of the east tropical level. The quantity of energy flowing through the successive is the tropical level decreasing indicated by the reduced size of the box and thickness of the pipe in the figure. This is because all the energy entering at the each tropical level is not used to production of the biomass due to flowing two reasons. The first is there a part of energy not be utilized as a and the loss the heat. And second is important here, a part of it is use of the organism and the lose the heat for their own metabolism through their process of respiration. If the herbivorous consume 1000 calories of the plant energy in form of food, the only 100 calories is converted into the herbivorous tissue and the 10% calorie is the first level carnivorous and only 1 calorie into the second level of carnivores. And this is known as the 10% of flow or the ecological rule of thumb. Thereby only 10% of energy is transferred to the next higher tropical level. Shown in this picture. Here the energy flow is the ecosystem is a box indicate the standing crop biomass and pipe indicate the energy of flowing. There is a sunlight is autotroph, herbivorous, primary carnivorous, secondary carnivorous and decomposer. There is a show in this is the 10,000 calorie here of first is autotroph but is the herbivorous is only 1,000 calorie is a sap. There is a primary is the carnivorous is the 100 calorie but at least last is the 10% is a calorie is acceptable. There is the most important for the 10% rule, a thumbs rule here. There is a transfer for the energy or only for a 10% of other animals. Here the entry process of energy flow can be summarized in the following 4 steps is here most important. And the flow of energy in the ecosystem away to the liner are 1B. And every step is a food chain is energy received by the organism is also used to the urban metabolism and maintenance. The leftover the pass to next higher tropical level. Thus the energy flow increases and they are decreasing with the success of tropical level. That is the most important here. Thus energy flow decreasing with the successive tropical level. There, if the flows the ecological thumbs rules of 10%, that is called to the ecological thumbs rule of 10%. The number of steps is a limit of 4 or 5 in a food chain for transfer of energy. There is a most important topic here. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है पारित तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। देखिए ये कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि पारित तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है। कहते हैं ऊर्जा पारित तंत्र में सौर विकिरणों के रूप में प्रवेश करती है। ये तो आपने समझ लिया होगा कि रेडिएशन के रूप में जो है ये प्रवेश करती है पारित तंत्र में और उत्पादकों द्वारा खाद्य पादप जैव भार में परिवर्तन करता है और पादप द्वारा जो संग्रहित खाद्य एवं जैव भार ऊर्जा का रासायनिक रूपांतरण भी होती है। कहते उत्पादों की यह रासायनिक ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक सदन में पहुंचाई जाती है। कहते विभिन्न पोषक सदनों पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण ऊर्जा का प्रभाव कहलाता है। यानी इसी को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी फ्लो कहते हैं कि एक पोषक सदन से दूसरे पोषक सदन पर ऊर्जा जो ट्रांसफर होती है उसी को हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। यानी सिंपल शब्दों में यही है कि विभिन्न पोषक सदनों पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण ऊर्जा का प्रभाव कहलाता है। कहते हैं पारित तंत्र के समस्त कार्य इसमें से ही गुजरती हुई ऊर्जा के प्रभाव पर निर्भर करता है। कहते हैं एक बॉक्स भी हम देखेंगे जिसमें बॉक्स में पोषक सतह पे नालियां प्रत्येक पोषक सतह के अंदर या बाहर ऊर्जा प्रभाव को दर्शाया गया है। क्रम बनती पोषक सतह में ऊर्जा प्रभाव की मात्रा में हर्ष होता है। जैसे कि घटते आकार के बॉक्सों एक कम मोटाई की जो है नलियों द्वारा दर्शाई गई है, ऐसा किसी पोषक सतह पर प्रवेश कर रही ऊर्जा का पुनर्रूपण जैव भार में रूपांतरण न हो पाने के कारण ऐसा होता है, जिसके कुछ चरण हैं। तो पहला चरण तो यही होता है कि ये ऊर्जा का एक भाग नष्ट जो है उपभोग में ला लिया जाता है, ठीक है। और दूसरा स्टेप यही होता है कि ऊर्जा का एक भाग जीवों के संवर्षण की क्रिया द्वारा जो अपव्यय प्रक्रिया द्वारा होता है। यदि शाकाहारी अगर मान लीजिए कि 10,000, ठीक है, यानी 1,000 कैलोरी लेता है
तो पादप द्वारा जो उपभोग खाद्य के रूप में करता है सिर्फ 100 ही कैलोरी की शाकाहारी परिवर्तन करेगा। अगर आगे हो जाएगा तो सिर्फ 10% कैलोरी ही मांसाहारी एवं केवल 1% जो सतर के मांसाहारी को प्राप्त होगा। यानी 10% का नियम ये कहलाता है, या इसको हम अंगूठे का परिस्थितिक नियम भी कहते हैं। यहाँ पर केवल 10% ऊर्जा का ही प्रभाव अगले सतर पर पोषण पर पहुँचता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। अगर आप ये फ्लो चार्ट में देखना चाहोगे तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ 10% ही अगले जो उपभोक्ता है उस पर जाता है। कोई भी अगर कंज्यूमर हो तो वो उसमें सिर्फ 10% ही जाती है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि यहाँ सूर्य का प्रकाश दिखाया गया है और इसमें स्वयंपोषी, शाकाहारी, प्राथमिक मांसाहारी, द्वितीयक मांसाहारी और घटक। देखिए इसके जो बॉक्स हैं धीरे धीरे कम होता चला जा गया है। तो इसका कारण क्या है? देखिए पहले जो स्वयंपोषी पौधे होते हैं उसमें 10,000 कैलोरी उनमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन वही तो कोई शाकाहारी उनको खाता है तो उनमें सिर्फ 1,000 कैलोरी ही ट्रांसफ़र होती है। लेकिन अगर शाकाहारी को अगर मांसाहारी खाने वाले होते हैं तो सिर्फ 100 ही कैलोरी उनमें रूपांतरित होगी, लेकिन अगर उनको भी खाने वाला है तो सिर्फ 10% ही जो जाएगा। तो लास्ट में जो है अब घटक, जिसको 1% ही ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जो एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। इतना याद रखना कि प्रत्येक सतर पे जो है 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होता है। कहते हैं अगर ऊर्जा प्रवाह की समझ प्रक्रिया को अगर हम संक्षिप्त में देखें तो 4 इंपॉर्टेंट बातों के साथ आप इसको याद भी रख सकते हो माइंड में। अगर वो डायग्राम नहीं समझ में आया फिर भी ये 4 बातों को आप अपने माइंड में रख सकते हो। पहली बात तो ये है कि एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव रैखिक यानी एक दिशा में होती है, यानी एक ही दिशा में चलता है। ठीक है, अगर उसको वो खा रहा है तो उसको वो खा रहा है तो सिर्फ 10% ही चलती है। कहते हैं खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक लेवल में जीवों द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा उनके स्वयं के अपचाय यानी अनुरक्षण देखभाल में भी प्रयुक्त होती है, यानी आपके बॉडी मेंटेनेंस में भी जो है कुछ परसेंटेज लॉस्ट होती है और ऊर्जा का जो शेष बच जाता है पोषण सतर के अगले सतर पर स्थानांतरित हो जाती है। अंत उपभोक्ता पोषण सतर में ऊर्जा के प्रभाव में हर्ष धीरे धीरे होता रहता है, यानी कमियां होती रहती है। अगर ये परिस्थिति तंत्र के 10% के अंगूठे के परिस्थिति नियम का अनुसरण करती है, यानी ये 10% जो रूल है आगे ये ट्रांसफर होती रहती है। ऊर्जा स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला के 4 या 5 लेवल तक ही सीमित रहती है, क्योंकि उससे आगे चलेगा तो आपको पता है कि वहाँ ऊर्जा प्राप्त होगा ही नहीं, इसलिए 4 से 5 लेवल तक चलती है। आपने पर डायग्राम में देखा जहाँ 4 लेवल दिखाया गया, लेकिन लास्ट में जो था कंज्यूमर, लास्ट में आपने देखा होगा जो कि अपघटक था उसमें जो है 1% ही ऊर्जा स्थानांतरित होगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखती है। The next topic is the ecologically pyramid. There is the most important here. A standing crop is the amount of the biomass or energy is present in the different tropical levels at any given time. This is another important characteristics of ecosystem. It can be expressed in a term of biomass number or the total energy fixed at the each step at the each tropical level. This is the 3 parameters is given defined to tropical structure to the ecosystem. It is the representing with their producer at the base and there are subsequent is tropical levels as their tire, and this give to the gradually as a slopings as a pyramidal shape, and the graphically representation of their standing crop expressed as a number of biomass is energy is called pyramidal of numbers, yeah, pyramidals of biomass and pyramidal energy of respectively. There is the most important here. There is a graphically representation of the is a pyramidal of number, and there is the most important. They are collected to the known as the ecological pyramid, and given here some example. Here show the different types of pyramidals to solve here. There is a P is a producer, C1 is a herbivorous, and C2 is a primary carnivorous. There are most important here is shown in this figure. There is a first is there individually the numbers H is the, and the secondly is there is the most important as a B and the C and the D. There is a flow of the energy on this part. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण जो बात आई है वो है पारिस्थितिक पिरामिड। देखिए पिरामिड भी कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं अगर खड़ी फसल का आश्रय किसी समय विशेष में विभिन्न पोषक स्तरों पर जैव पदार्थ या ऊर्जा की मात्रा से है तो यह किसी जो है पारिस्थितिक तंत्र का दूसरा मुख्य अभिलक्षण हो सकता है। यह निम्न रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पर 3 बातें दी गई है। एक तो है जैव भार यानी बायोमास, दूसरा है संख्या नंबर,
और तीसरा है प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल नियत ऊर्जा, यानी प्रत्येक पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है आगे को गया है। जिसमें हमने पिछले जो है टॉपिक में हमने ये भी देखा था कि थम्स रूल देखा था ऊर्जा के जो है डिवीज़न पे, जिसमें जो 10% के रूल बताई गई थी वो यहाँ पर भी लागू हो रहा है कि प्रत्येक पोषण स्तर पे कुल ऊर्जा कितनी आगे ट्रांसफ़र हो रही है। तो आपको इतना बात याद रखना होगा कि 10% ही आगे ट्रांसफ़र होती है। अगर 10,000 से शुरू करें तो इसमें जो है 1% पे जाके ख़त्म हो जाएगा, जो कि लास्ट होगा। तो कहा जाता है अगर ऊर्जा हम अगर चैन में देखें और फुट वेव में देखें तो फुट वेव जो होती है वो 10% के रूल के आगे बढ़ती है, और ये देखा गया है कि मुश्किल से 4 या 5 ही स्तर पे जाने के बाद जो है उसका एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं ये 3 पैरामीटर जो है पारितंत्र को एक निश्चित संरचना प्रदान करती है। अगर देखा जाए जय भार संख्या और प्रत्येक पोषण स्तर पे कुल नियत ऊर्जा, तो ये जो 3 पैरामीटर दी गई है वो कई मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इसी के आधार पर उत्पादों की जो है क्रमबढ़ती पोषण स्तरों पर जो श्रेणी के रूप में आगे प्रदर्शित किया जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ डायग्राम भी आपको दिखाया गया है जिससे आप बहुत ही भली भांति समझ सकते हो। कहते हैं इस डायग्राम में बहुत क्लियर सब बातें दिखाई गई है। अगर देखा जाए तो ये डायग्राम उस बात को रिप्रेजेंट करता है जिसमें खड़ी फसलों के आलेखी रूपांतरण ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की संख्या जय भार या ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाला क्रमश जो संख्या पिरामिड यहाँ पर दर्शाया गया है, जो भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड ही कहलाता है। इसे आप जय भार पिरामिड कह लो या ऊर्जा पिरामिड कह लो, दोनों का मतलब एक है, तो एग्जाम में कन्फ्यूज़न होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं सामूहिक रूप से अगर पारिस्थितिक पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड भी कहते हैं इसको, तो इसको कई नामों से जाना जाता है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखा जाए तो इसको संख्या पिरामिड भी कहते हैं, जय भार पिरामिड भी कहते हैं, ऊर्जा पिरामिड भी, और एक लास्ट में जो है पारिस्थितिक पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये डायग्राम में भी बिल्कुल क्लियर दिखाई गई है सारी बातें को। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर 3 स्तर पर जो है सभी गए हैं, लेकिन आपको पता ही है कम से कम 4 या 5 स्तर पे जो होते हैं आहार श्रृंखला चलती है। यहाँ पर आपको दिखाया पी का मतलब उत्पादक होता है, C1 का मतलब शाकाहारी, C2 का मतलब प्राथमिक मांसाहारी और C3 का द्वितीय मांसाहारी, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है इसमें। तो ये जो है पारिस्थितिक पिरामिड दर्शाया गया है जो कि अपने अपने रूप से यहाँ पर व्यवस्थित है। कोई जय भार के लिए रिप्रेजेंट करता है, कोई विशेष गत के लिए करता है, कोई जब भार ग्राम में लिए करता है, ये कुछ जो होता है ऊर्जा प्रभाव के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। तो ये कई मानने में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है, क्योंकि इससे हम जो है ऊर्जा के स्तर के होने वाले डिक्रीजिंग ऑर्डर को भी देख सकते हैं कि यहाँ 20,000 से स्टार्ट हुआ है तो जो है 3,000 पे गया और 3,300 पे आ गया है। तो ये जो 10% का रूल है ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है और ये यहाँ पर लागू भी होता हुआ दिख रहा है। The next topic is types of ecosystem. There is the most important topic, types of ecosystem, the nature and human modified. You have already learned about their component, structure and function on an ecosystem. Now you can easily identify and study a few ecosystems around you. Ecosystems are classified as a natural and human modified depending upon to the whether they are fully dependent on their solar radiation and other natural resource of energy on the fertilizer and fossil fuel. The nature ecosystem are such as a pond, lake, and the meadows and the marshland, grassland, desert and forest. They are our natural resource and provide us to the food, fuel and the food or medicine. That is the most important for this ecosystem. The human modified ecosystem are they made of managed by human beings for their better living, and the urban ecosystem, the rural ecosystem and the argo ecosystem and the spaceship aquarium terrorism, and there are some example of human modified ecosystem. That is the most important here. But next is a biotic interaction and ecosystem. There is a biotic interaction ecosystem here. The biological community in an area of ecosystem is a complex network of interaction. The interaction that occur among different individuals of the sum of their species is called to the interspecific interaction. Well, the interaction among two individuals of different species in a community is a term is an interspecific interaction. The interaction between two the organism belong to be a same tropical level, often involved with the competition. The individuality of a population may be complete for the food, space and the mates. And for example,
If a mouse has been eaten by a cat, the other cat competing for this is the resource would be having one less mouse to the prey on. There is snake, another predator of their mice, and would be also have a fever mice to eat during to the night if their cat has succeed. And direct competition through the between the cat and snake is not to be much as they are prey of different time. They also eat a variety of different foods, so competition may be a inter-specific as well as inter-specific. And the inter-specific relationship may be direct and loss of between to the lion and deer. Indirectly are remoted on the between to elephant and the beetle. There is a battle, and the elephant, there is more important here. There is the indirectly competition here, and this is because a interaction between two species and need not be through directly contact due to the connected of nature of ecosystem, and species may be affect to the each other and through the intermediaries such as a share resource are common enemies. A specific term is applied in the inter-specific interactions depending upon to the whether the interaction is the beneficial, harmful, and nature to be individually of the species. The various possible interaction between two species and given here. Here show this table is a possible biological interaction between two species. Their types of interaction and result of on the one species to the other and effect of interaction. Their first is a negative interaction is the monocelism. There is a zero and the one species inhabited while there are other species are unaffected. And there is a second is a predation. Predation is a positive, a predator-prey of relationship. One species predator and benefit will there a second species is prey of harmful. The next is a parasitism. Parasitism is a positive, is beneficial to the one species to parasites and the harmful to the other species, the host. And next is a composition. Composition is a zero, is the reverse effect of the both species. There is a other is a positive associations. There are positive associations is here is a commercialism. Commercialism is positive. The one species to commercialism benefit while the other species has a natural interaction. And next is a neutralism. There is a neutralism is a zero effect. There neither is a species effect to the other host. Is a neither be harmed nor inhabited. And the next is a mutualism. Mutualism is their positive, is the interaction is the favorable to the both species. And the last is a natural interaction, there is a neutralism. The neutralism is a zero, the neither species effect of the other. The positive is the beneficial and the minus is the harmful and zero is the unaffected to nature. दोस्तों यहाँ पर पारितंत्र के प्रकार और प्राकृतिक एवं मानव रूपांतरित चीज़ों की बात किया जा रहा है, जो इसमें मैन मेड आ रहा है और नेचुरल आ रहा है। कहते हैं आपको प्राकृतिक और मानव निर्मित रूपांतरित पारितंत्र के घटकों संरचना एवं कार्य के जो है आपने पूर्व ही इस बात के बारे में हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। कहते हैं इनमें आपसी में आसपास से कुछ पारितंत्र तंत्रों की पहचान करते हो और उनका अध्ययन भी कर सकते हो। कहते हैं पारितंत्रों का वर्गीकरण प्राकृतिक या मानव रूपांतरित उनकी जो है सौर ऊर्जा, अन्य प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत एवं उर्वरकों और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करती है, और ये बहुत काफ़ी जरूरी भी हो जाता है। कहते हैं अगर प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण ले तो हमारे समक्ष आता है तालाब, झीलें, चरगाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल एवं वन। ये हमारी प्राकृतिक संसाधन है और हमें ये खाद्य, ईंधन, चारा एवं औषधि प्रदान करते हैं। मनुष्य द्वारा परिवर्तित यानी पारितंत्र जो मनुष्य की अपेक्षाकृत अच्छी जीव शैलियों के लिए मनुष्य द्वारा बनाए एवं प्रबंधन किए जाते हैं। कहते हैं नगरीय पारितंत्र जो है ग्रामीण पारितंत्र के जो है कृषि पारितंत्र यानी जलीय, खेत और अंतरिक्ष यान और मानव द्वारा परिवर्तन पारितंत्र पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दो तरह के पारितंत्र की बात किया गया है। एक प्राकृतिक पारितंत्र जिसमें तालाब, झीलें, चरगाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल बना जाते हैं, और एक जो होता है जिसको मानव निर्मित कहते हैं। ठीक है, मानव निर्मित में जो होता है आपको नगरीय पारितंत्र आ जाता है, ग्रामीण पारितंत्र आ जाता है, कृषि पारितंत्र आ जाता है, जलीय, खेती, अंतरिक्ष यान, मानव द्वारा परिवहन तंत्र बनाए गए हैं। तो ये दो जो पारितंत्र है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है, नेचर में, जो कि अपने अपने जगहों पे काफ़ी विशिष्ट होती है।
यहाँ पर आगे आ गया है जैव अनंत पारितंत्र क्रियाएं। देखिए, जैव के लिए पारितंत्र कहते हैं किसी क्षेत्र का जैविक समुदाय या पारितंत्र पारंपरिक क्रियाओं का एक जटिल जाल क्रम है। यानी जो जैविक क्रियाएं होती है, आपस में क्रियाएं दोस्तों जो होती है वो बहुत ही जटिल है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्रियाएं समझना आम बात नहीं है। कहते हैं हर एक जीव दूसरे जीवों पर निर्भर है, लेकिन एक जीव पे कई जीव निर्भर है, ये भी बात यहाँ पर आती है। तो ये दोनों जो होती है काफ़ी विशिष्ट होती है। कहते हैं एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों या विशिष्टि के बीच होने वाली पारंपरिक क्रियाओं को जो है अंतर जातीय यानी इंटर स्पेसिफिक अन्य क्रियाएं कहते हैं। जब भी किसी समुदाय में विभिन्न जातियों के व्यक्तियों या विशिष्ट के मध्य होने वाली पारंपरिक क्रियाओं को अंतर पर जाति यानी इंटर जो है स्पेसिफिक अन्य क्रिया कहलाता है। तो इसमें साफ बात यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जो देखिए दो जीव होता है, ठीक है, और दो जीव जो है एक ही जीव पे आश्रित होता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं इसमें आपस में ही संघर्ष होने लग जाते हैं कि वो उसको खाएगा वो उसको खाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। तो यही बात बताई गई थी पहले में कि एक ही जाति के विभिन्न व्यक्ति या विशिष्टि के बीच होने वाली पारंपरिक क्रियाएं होती है इसमें, ठीक है, उसको हम अंतर जातीय यानी अपने ही जाति में जो होता है क्रियाएं होने लग जाती है। देखा जाए तो सिंपल लैंग्वेज में जो अंतर विवाह होता है, जो अपने ही जाति में लोग विवाह करते हैं, वो तो विवाह के कंडीशन में आ गया, लेकिन यहाँ भोजन के रिगार्डिंग आ रहा है। तो मैं तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया हूँ कि आंतरिक का मतलब जो आपस में ही क्रियाएं करते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है अंतर प्रजातीय यानी अपने जाति से छोड़ के दूसरे जाति के साथ, यानी किसी समुदाय विभिन्न जातियों से व्यक्तियों या विशिष्टि के मध्य होने वाली, यानी अपने जात को छोड़ के दूसरे जाति से समष्टि की जाती है, उसको अंतर प्रजातीय कहा जाता है। इसको हम इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। तो ये बात काफ़ी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। कहते हैं अगर देखा जाए तो जिन जीवों में पोषण रीति एक ही होती है उनमें अनेक क्रियाएं के कारण प्रायः प्रतिसंघर्ष होती रहती है। तो ये प्रतिसंघर्ष तो होना एक अनिवार्य क्रिया है। आज हर एक जो व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करता है तो उसमें प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। कहते हैं एक समुदाय के विशेष खाद्य स्थान और संगम के लिए एक दूसरे से संघर्ष होते रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखे जाए तो यदि एक बिल्ली एक चूहा खा सकती है, देखिए एक बिल्ली जो है एक चूहा को खा सकती है, लेकिन दूसरी बिल्ली जो इस चूहे को खाने का प्रयास कर रही होती है उनके लिए शिकार एक चूहा कम पड़ जाता है। अगर देखा जाए दूसरी बात, ये तो था जो अंतर जातीय होता है संघर्ष, लेकिन अब जो है जो दूसरा है जो बाहरी होती है, ठीक है, जो अपने जात से नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर सांप और चूहा की बात ली गई है। सांप भी चूहे को खाता है, आपको पता है सांप भी चूहा को खाता है, यानी वह दूसरा परभक्षी है। अंत इसके लिए रात में भोजन के लिए जो है एक चूहा कम पड़ जाएगा। यदि बिल्ली चूहे को खाने में सफल हो जाती है तो वैसे तो बिल्ली को सांप के बीच प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता उतनी अधिक नहीं है, क्योंकि उसके शिकार करने का समय अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोनों और भी कई प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं, इसलिए यहाँ की प्रतियोगिता है यह अंतर जातीय के साथ साथ अंतर्जातीय भी हो सकता है। देखिए अंतरा का मतलब होता है, ठीक है, और अंतरा यानी दूसरे जाति के साथ प्रतिस्पर्धा। जैसे अगर मान लीजिए चूहा एक है और दो बिल्ली खाने वाला है तो ये अंतर जातीय हो गया, लेकिन अंतरा क्या हुआ, जैसे कि बिल्ली हो गया एक चूहा हो गया, ये दोनों अलग अलग टाइम के थे, अलग अलग जाति के थे, दोनों का खाने का डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन इसमें खाना किसको है, चूहा को ही खाना है। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए। ठीक है, आगे बताया गया है कि अंतरजातीय संबंध प्रत्यक्ष और निकट की भी हो सकती है। देखिए अंतरजातीय जो होते हैं काफ़ी निकट के भी हो सकते हैं और ये काफ़ी प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। जैसे कि शेर और हिरण के बीच होता है, यह संबंध अप्रत्यक्ष और दूर की भी हो सकता है। जैसे कि हाथी और बीट एक प्रकार के कीट के बीच होता है। इसका कारण यह है कि दो जातियों के बीच का अनेक क्रियाएं के लिए उनके बीच सीधे संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बाहरी तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए जातीय मध्यस्थों के द्वारा भी एक दूसरे पर प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे कि साझे संसाधनों का उभयनिष्ठ दुश्मनों के मामलों में होती है। अलग अलग अंतरजातीय अनुयुक्त क्रियाएं के लिए जो है विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि अनुक्रियाओं के जातियों के विशिष्ट के लिए लाभदायक है, हानिकारक है या लाभ हानि से रहित है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है कि अगर ऐसा स्पष्ट रहा तो इससे लाभ होगा, हानि होगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बात को जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है।
कहते हैं दो जातियों के बीच जितने भी प्रकार की अनुक्रियाएं हो सकती है वो यहाँ पर हम टेबल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको टेबल दिखेगा जिसमें संभावित जैविक अनुक्रियाएं के दो जातियों के बीच संघर्ष का जो है रिजल्ट के बारे में बताया गया है। अगर पहला देखिएगा तो अनुक्रियाओं के प्रकार दिखेंगे आपको, दूसरा होगा एक जाति दूसरे जाति पर पड़ने वाला परिणाम, और तीसरा जो देखा अनुक्रियाओं का नतीजा क्या निकलेगा। अगर देखिए ऋणात्मक अनुक्रियाएं जो अगर ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक यहाँ है, ठीक है, नेगेटिव क्या प्रभाव पड़ेगा जब जो है अवैधता यानी एमनोलिशियम्स में होगा तो इसमें एक प्रजाति निषेधित जबकि दूसरी जाति अप्रभावित होती है। अगर वही दूसरा जगह देखा जाए परभक्षण में देखा जाए तो इसका प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा, यानी परभक्षी जो है शिकार संबंधित एक जाति या परभक्षी को लाभ जबकि दूसरे प्रजाति के लिए नुकसान और निषेध भी हो सकती है। यहाँ परभक्षी में एक ही बात आएगा कि एक जाति के लिए लाभ होगा तो दूसरे जाति के लिए नुकसान का सबब बनेगा। उसके बाद अगर हम देखे जाए तो परजीविता, देखिए परजीविता का जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसका कारण ये है कि एक जाति परजीवी के लिए लाभदायक है और दूसरे स्पीसीज के लिए नुकसानदायक रहेगा, लेकिन फिर भी जो है परजीविता जो है पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा देखा जाए तो इसका जीरो प्रभाव पड़ेगा क्योंकि दोनों स्पीसीज जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी अनुकूल प्रभाव नहीं कर पड़ेगा, इन दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसके पश्चात धनात्मक यानी पॉजिटिव सचार, यानी यहाँ पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हमारा आएगा सहभोजिता। देखिए सहभोजिता में जो है जीरो लेकिन प्लस प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं एक स्पीसीज को लाभ जबकि दूसरे स्पीसीज के लिए उदासीन अन्य क्रियाएं होगी, यानी दूसरा जो होगा उदासीन हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बात देखा जाए उद्देश्य उदासीनता के ऊपर तो इसमें तसस्थल के लिए जो है 0-0 की इफेक्ट पड़ेगा, यानी दोनों में कोई भी स्पीसीज यानी दूसरे पोषी पर प्रभाव डालता है और न ही कोई नुकसान या निषेध होगा, यानी ना तो कोई नुकसान होगा ना ही कोई फायदा होगा। अगर हम देखें समुपकारिता अगर देखें तो पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा और दोनों जातियों के लिए अनुक्रियाएं के अनुकूल होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर हम थर्ड पॉइंट यहाँ देखें जो अन्य क्रियाओं में आती है, यहाँ पर जो है अन्य क्रियाएं में तटस्थ की बात आती है जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कोई भी जाति दूसरी जाति को प्रभावित नहीं करती है, तो ये अन्य क्रियाओं में आती है। Here is the most important interaction may be of various kind. The first is the ammonism. Ammonism is this is a negative association between the two species in which one species is harmed or restricted. There are other species without itself begin to the adversaries to effect or harm made by their presence of other species. Organism that is a sequate is a antibiotics and there are species that get inhabited by their antibiotics together from a example of the organisms, and for example for a fungus is called to the bread mold is the penicillium is produced. The penicillium on the antibiotics which inhibit to the growth of a variety of bacteria. The penicillium is a benefit apparently by the having to the greater ability of food when in their composition bacteria are removed. And second is the predation. In this type of interaction, predator is a capture, kill and eats on animals of other species is called the prey. There is a predator is a naturally benefit from this is a relationship. Well, the prey of harmed is a predator like a leopards, tiger and cheetah use the speeds, teeth and claps there to the hunt and kill their prey. That is the most important here. And parasitism. The parasitism is these types of interactions. One species is harmed and other beneficial. The parasites is there is involved a small size organism and parasites live in or on the another living species is called their host from where the parasite get a nourishment of them shatter. That is the most important. And the parasite is a benefit and the host is a harmed. Many organisms like a bacteria, virus, parasite of plant and the animal plants like a double plants, Customacata and the Mistolois is a Lorothermus are. The parasite that alive is a flowering plant and the tapeworms, roundworm, malaria parasite, maybe bacteria, fungi, virus and common parasite of human. The next parasite is a parasite of the ascaris is a lumbricoids. The infection mass of large round worm from a human infestation. And the parasite is a host relationship. There is our show in this picture the plant parasite double Custacata
and is a plant is a parasitics is beads that obtain water moisture and nourishment of attachment to green living plant. And second is it so in the diagram a animal parasite is a Ascaris roundworm is an insect parasite found in the human intestine. This will show the parasite is a human instance in our body. The next is a competition. This is the interaction between the two population in which the both species are harmed to some extent. The competition is occur when two populations or species. The both need to the vital resource that is a short supply. The vital resource could be food, water, shelter, nestings, seeds, and matter of space. And there is such as a competition can be an interspecific competition occurring between the individually of two different species occur in the habit, and interspecific competition occur between the individually of same species. The interspecific competitions is occur between number of the some species, and so it is very intense. And there is a communalism. So the communalism is the most important here. In this relationship, one species a benefit will there, other is a neither harm nor a benefit. And some species obtain for a benefit of the shelter are there transport from another species. For example, suckerfish, remora, and often attached to be a shark by means of the it is a sucker which is present on the top of its head, and this is a help to remora get a protection of free ride as well as meals from to left over their shark meal. Their shark does not be however get any benefit nor it is a adversary. The effect by these associations. Another example of commercialism is their relationship between to the tree and epiphytic plant. The epiphytes is like on the surface of other plant like a ferns, mosses, and the orchid. They use the surface of tree of support and for obtain it sunlight and the moisture. The tree get a benefit, no benefit from to the relationship nor they are harmed. There is the most important. The trees get is a no benefit and the no there is a harmed. There is the most important things here. And the next is a mutualism. The mutualism is this is the close association between the two species in which the both the species are benefit. For example, she is an anemone. There is a Sandrian get attached to their cell of the hermits crabs for the benefit of transport and obtain new foods. Well, there is an anemone is a provide to the camouflage and the protection of mean to the staining of cell to be a hermit crab. These are here shown there the mutualism. The mutualism in the two species. This is a close association between the two species in which the both the species benefit. For example, the sea anemones and sandrians get attached to their cell of hermit crabs for the benefit of transport and obtaining of new foods. Well, their anemones is provided to the camouflages and the protection by means of string cells to be hermit crab. They are showing this diagram. Their hermit crabs. There is the most important figure here. However, some example of the mutualism are such that is the interaction between species can no longer live without each other. They depend totally on each other for the survive. Such a close association are the termed symbiosis. An example of such a close mutualistic association with that of a termite, and there is a intestinally flagellate, and termite can be eat of foods but have no enzyme to digest it. However, their intestine is a content to contain the flagellate is the parasitic protozoa, and that have a necessary enzyme to be digest the cellulose of their food eaten by the termite and the convert into the sugar. The flagellate there are some of this is a sugar for their over metabolism, and when the enough to left for the as a termite, and both termite is a flagellate cannot be survived without each other. And another familiar example of symbiosis there is the pollination of flower, where the flowering plant are cross pollinated and by the bee with the benefit by the getting nectar from the plant, that both is cannot be survived without the other. देखिए दोस्तों, इसका बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अभिजीता होती क्या है और उसका क्या कार्य प्रणाली होती है। कहते हैं यह दो स्पीसीज के बीच एक नकारात्मक ऋणात्मक सहचार्य होता है, यानी सहभागिता होता है। कहते हैं इसका नेगेटिव भी प्रभाव पड़ता है और पॉजिटिव प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसमें एक जाति दूसरे जाति को हानि पहुंचाती है। यही संसार का नियम है, उस पर रोक लगाती है लेकिन
उसमें अपने ऊपर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने देता है। कहते हैं ये जिंदगी का एक सबब है और ये इंसानों में भी पाया जाता है कि लोग दूसरे पर प्रभाव तो डाल देते हैं लेकिन अपने पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने नहीं देते हैं। तो यही चीज़ें आगे भी काम आती है। कहते हैं अपने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने या अन्य स्पीशीज की मौजूदगी के कारण नुकसान हो सकता है। कहते हैं प्रति जैविक का स्मरण करने वाले जीव और इसके लिए संबंधित होने वाले जीव दोनों मिलकर जो है अभिजिता का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी एक को नुकसान होने वाला जीव और बेनिफिट वाला जीव जो है दोनों मिलके अभिजिता का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कवक को ही ले जिसमें बड़े फफूंदी या पेनिसिलियम्स कहा जाता है। यह कवक पेनिसिलियम नामक प्रतिजैविक उत्पन्न करती है जो कई प्रकार के जीवाणुओं की वृद्धि को संदीप्त करता है यानी रोकती है। इसे इसका प्रत्यक्ष लाभ भी होता है और जो है जीवाणुओं के प्रति स्पर्शता को हटा भी जाने के कारण पेनिसिलिन को अपने लिए अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध भी हो जाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात रह गया। पेनिसिलिन का एग्जाम्पल लिया गया है कि पेनिसिलिन जो है एक एंटीबॉडी की तरह काम भी करता है और ये अपना जब जो उपयोग करता है वो उसको भोजन के लिए भी पर्याप्त होता है। यानी दोनों में जो है अभिजीता यानी दोनों का प्रतियुक्त लगा रहता है। दूसरी बात हमारे समक्ष आता है परभक्षण। देखिए परभक्षण इस प्रकार की पारंपरिक क्रियाओं में परभक्षी अपने से भिन्न जाति के प्राणी जिसे शिकार कहा जाता है को पकड़ता है और मारता और खाता है, क्योंकि ये तो परभक्षियों का काम होता है। इस संबंध में परभक्षी को सहज रूप से लाभ पहुंचता है जबकि शिकार को सदैव नुकसान ही होता है क्योंकि शिकार को अपना जान गंवाना पड़ता है। कहते हैं तेंदुआ, बाघ और चीता जैसे परभक्षी तेज गति, दांत और जो है नखून पंजों का प्रयोग करके शिकार का आखेट करने के लिए करते हैं, उसे मार देते हैं। कहते हैं कुदरत ने उनको इसी प्रकार बनाया भी है तो आखेट करें और उनको जो है अपने तेज नखून से और तेज दांतों से जो है खत्म कर दे। तो ये तो उनका एक प्राकृतिक नेचर है। अगर यही बात हम देखें परजीविता के लिए तो परजीविता इस अनुक्रिया में एक जाति को हानि होती है और दूसरे जाति को लाभ होती है। कहते हैं परजीविता छोटे आकार के जीवों या परजीवियों में होने वाली क्रियाएं होती है जो दूसरे जातियों के अंदर या उस पर जीवित रहते हैं। परजीविता जिसके अंदर या जिस पर रहते हैं उसे परपोषी कहा जाता है। जैसे कि परजीविता को अपना पोषण प्रायः आश्रय भी मिल जाता है। इसमें अमरबेल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको पता है कि पेड़ के ऊपर जो है पौधे के बनाए हुआ भोजन को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करता है। इसमें पौधों को हानि होता है और जो अमरबेल होता है उसको पोषण प्राप्त होती है। यानी एक जाति को हानि हो रही होती है तो दूसरे जाति को इससे लाभ होता है। कहते हैं यहाँ परजीवी लाभांतरित होते हैं और परपोषी को हानि होता है। बहुत से जीव जैसे जीवाणु और विषाणु पौधे चित्र और आपको दिखाया भी गया है। जैसे आपको पता है कि अमरबेल जो है पादप यानी कटमकुटा जो होती है, ठीक है, और मिस्टोमा लेडेंथर परजीवी पादप जो पुष्पों के पादपों पर जीवन यापन करते हैं। इसमें फीता कुंभी, गोल कुंभी, मलेरिया परजीवी, अनेकों जीवाणु, कवक और विषाणु मानव के परजीवी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं जो दूसरे जीवों पे आश्रित होते हैं और दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। सिंपल अगर आप देखो तो आपको पता है कि हमारे पेट में कीड़े जो होते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे न्यूट्रिशन को भी खाते हैं और हमें कमज़ोर भी करते हैं। दूसरी बात लिया जाए मलेरिया परजीवी की। मलेरिया परजीवी हमसे खून भी पीते हैं और अपने बच्चे को हमारे अंदर इंसेक्ट भी कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमें मलेरिया हो जाता है। तो कहते हैं हमें नुकसान भी दे रहे होते हैं और वो अपना जो है मुनाफा करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल है, लेकिन देखते हैं हमारे यहाँ पर चित्र से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाया गया है। एक जो चित्र है अमरबेल एक झाड़ी पर जो है परजीवी पादप के रूप में वृद्धि करता हुआ दिखाया गया है जो कि पौधों के पत्तियों से अपने न्यूट्रिशन लेके जो है वृद्धि करता है। इसका जड़ कहीं भी अटैच नहीं होता, ये धरती से कभी भी अटैच नहीं रहता। ये पौधे के ऊपर जो पौधे भोजन बनाते हैं उसको खा के अपना जीवन यापन करता है और पौधों को नुकसान पहुँचाता है और अपने आप को आगे बढ़ाता है। दूसरा आप देख सकते हो कि अमरबेल बिना पत्ते वाला पादप घास वृक्ष के पत्तों पर रहने वाला दिखाया गया है जो कि सिंपल दिखाया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हो सकता है जिसे हम ग्रास ट्री भी कहते हैं। उसके बाद आपके समक्ष ये कीट से तो आपको पहचान ही होगा कि ये कीट जो होता है एस्केरियस लोमेकिडियस का असंक्रमण मानव ग्रानी प्रांत वाले गोलकुम्मी है। ये जो है इंसानों के आंतड़ियों में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। तो ये कीड़े से तो आप भली बातें परिचित ही होंगे। इसी वजह से बच्चों को जो होता है हर 6 महीने के बाद दवाई दी जाती है कि बच्चों में ये कीड़ा ना पनपे, क्योंकि ये कीड़े जो होते हैं बच्चों के खून को पीते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं।
उसके बाद है सपस्ता। देखिए प्रतियोगिता का अर्थ यही होता है कंपटीशन। कहते हैं ये दो समुदाय के बीच में क्रियाएं हैं जिसमें कुछ हद तक दोनों को हानि ही होती है। जब दो समुदाय स्पीसीज को किसी ऐसे अनिवार्य संसाधन की जरूरत होती है जो कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो उनके पाने के लिए दोनों के बीच हमेशा ही संघर्ष होता है। ठीक है, मान लीजिए एक वस्तु है लेकिन उसके पाने वाला दो है, तो अब दोनों में संघर्ष तो होगा ही होगा। जो जीतेगा वो उसको प्राप्त करेगा। तो ये संघर्ष को हम प्रतियोगिता के नाम देते हैं। यह अनिवार्य जो है संसाधन खाद्य, जल, आश्रय, विश्राम स्थल और जो संगम साथी या स्थान हो सकता है। ऐसे अवस्था को निम्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ बताए गए हैं। पहला तो हमारा आता है अंतरजातीय प्रतियोगिता। देखिए यहाँ किसी एक आवास के भी दो विभिन्न जातियों के बीच होने वाले सपस्ता होती है। यहाँ कहा जाता है कि अंतरजातीय प्रतियोगिता पर एक ही जाति के विशिष्ट के बीच होने वाले सपस्ता होती है। इसमें एक ही जाति की होती है। मान लीजिए एक चूहा है और दो बिल्ली खाने वाला है, तो दोनों आपस में लड़ेगी और लड़ने की वजह से क्या होगा, चूहा भाग जाएगा। चाहे आपने एक बिल्ली की कहानी और बंदर की कहानी तो सुना ही होगा। उसमें एक रोटी के लिए दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही होती है तो बंदर आ जाता है और बंदर जो है सारा फायदा उठा के चला जाता है। तो यही बात आ जाती है कि यहाँ पर दो जो है अंतरजातियों में संघर्ष होती है तो तीसरा जो है फायदा उठा के जाता है। तो यही काफ़ी तीव्र या प्रचंड भी हो सकती है, यानी घातक भी सिद्ध हो सकती है। उसके बाद है सहभोजिता। देखिए सहभोजिता क्या है। सहभोजिता जो होती है दोस्तों इस प्रकार के जो है संबंध में एक जाति को तो लाभ मिलती है जबकि दूसरी जाति को लाभ और होता है और ना ही हानि होती है। यानी एक जाति को लाभ ही लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। कुछ जाति अन्य जाति के आश्रय परिवर्तन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का लाभ पड़ती है। उदाहरण के लिए हम चुचक मछली या रोमारा को ले जो कि अपने शीश के शिखर पर मौजूद चुस्कों के द्वारा प्रायः शार्क नामक मछली से चिपक जाता है और इससे रोमोर के संरक्ष जो है मुक्त की सवारी के साथ साथ शार्क के भोजन से भी बचा हुआ भोजन भी मिल जाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बताई गई है यहाँ पर इसके लिए। यानी यहाँ पर जो रोमोरा है, रोमोरा जो एक बहुत ही विशेष प्रकार के फिश होती है जो कि क्या करती है, शार्क के शरीर में चिपक जाती है। अब शार्क के शरीर में चिपक के ही रहेगी तो शार्क से खाने से भी बच जाएगी और जो शार्क खाना खाएगा उससे जो मिला हुआ कुछ पदार्थ होगा वो भी उसको मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें ना तो शार्क को हानि हुई ना उस मछली को हानि हुई, दोनों के दोनों अपना जीवन यापन कर लिए। तो इसे जो रोमाना ने एक बहुत अच्छा यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगर दूसरी ओर शार्क को इसे कोई लाभ नहीं मिलता है और न ही इस प्रकार का सचारे से शार्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। तो इसे सहभोजिता का दूसरा उदाहरण वृक्षों में अंतरपादपीय पौधे के बीच संबंध, यानी अधिपादप जो है अन्य पौधे जैसे फान, मांस और शैकड़ों की सतह पर रहते हैं और विश्व की सतह पर जो है उपयोग आलंबन तथा सूर्य के प्रकाश और नमी प्राप्त करते हैं के लिए करते हैं। इस संबंध में वृक्ष को कोई लाभ तो नहीं मिलती है और न ही उसे कोई हानि पहुंचती है। तो ये तो है सहभागिता। उसके पश्चात आता है सहोपकारिता। देखिए सहोपकारिता मतलब होता है किसी में उपकार करना, यानी मायोलॉजिज्म। यह दो जातियों के बीच का एक निकट घना सहचार्य होता है जिसमें दोनों को लाभ मिलती है। उदाहरण के लिए समुद्री अगर एनोमोना और एक एनोडेरिया प्राणी को ले तो ये साधु हेरमिट केकड़ों के कवच से चिपक कर परिवहन और अन्य खाद्य पदार्थ को लाभ उठाता है, जबकि समुद्री एनोफिलन साधु केकड़ा और स्मलमार जो है प्रदान करता है तथा ये दशकारी यानी डंक मारने वाली कोशिकाओं द्वारा संरक्षण भी रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है चित्र में। देखिए ये दोनों ही जो है एक दूसरे के लिए सदैव लाभांतरित करते हैं और दोनों को इससे लाभ पहुँचता है। इसमें जो है एनिमोना और जो नाडोरिया प्राणी जो दोनों के दोनों जो है बहुत काफ़ी चिपक के रहते हैं और अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं। इनसे दोनों को कोई किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो इसी को हम सहकारिता कहते हैं। सहकारिता में और भी बात होती है कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि फिर भी सहकारिता कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ अन्य क्रिया करने वाली जाति एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती है, क्योंकि जीवित रहने के लिए भी एक दूसरे पर ही पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। और इस प्रकार के निकट जो है सहकारिता सहचार्य का एक उदाहरण भी है। कहते हैं दीमक और उनके आंतों में रहने वाले कशा भी प्राणी का दीमक लकड़ी जा सकती है, लेकिन लकड़ी को पचाने के लिए उनके पास कोई प्रक्रिया एंजाइम नहीं होता है। नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि दीमक जो होती है उसके पास कोई एंजाइम नहीं होता अपने जो है लकड़ को पचाने के लिए, परंतु उनके हाथों में कुछ अक्षाभी प्रोसिस्टा जो प्राणी होते हैं जिसे दीमक द्वारा खाई गई लकड़ी को पचाने के लिए आवश्यक कविक होते हैं जो उसे सकरा में बदल देते हैं। कशाम्भी प्राणी
इसमें से कुछ शर्करा का उपयोग करते हैं, अपाचय के लिए करते हैं, और शर्करा की पर्याप्त मात्रा दीमक के लिए छोड़ देते हैं। और दीमक जो है कशाम्बी दोनों ही को प्राणी एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो इसको हम सहजीवन का एक सुपचारी उदाहरण यहाँ पुष्पों के परागण में देखने को मिलता है। यहाँ पुष्प अगर आप देखोगे तो पादप में जो है मधुमक्खियाँ द्वारा परागणित होते हैं, और जिन्हें पौधे को जो मकरंद पाने का लाभ मिलता है। दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो साफ शब्दों में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि मधुमक्खियाँ जो होती है फूलों में से परागकण चूसती है, लेकिन चूसती तो है, उसको देखिए नुकसान तो दे रही है लेकिन फ़ायदा भी दे रही है। फ़ायदा दे रही है कि उस अगर जो मधुमक्खियाँ के पैरों में जो परागण कण होंगे या उसके पास लाया गया परागण कण होगा वो पौधों को मिलेगा, और पौधा जो होगा फर्टिलाइज होगा और फल में कन्वर्ट होगा। तो दोनों को ये यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे उदाहरण जो है काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छा तो था दीमक का, जिसमें कशाम्बी नाम के जीव होता है उसके आंतड़ियों में, जो पचा देता है भोजन को, और वो जो है उसको दीमक को भी लाभ मिलता है और कशाम्बी को भी लाभ मिलता है।